कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पदयात्रा पर निकले हैं। पदयात्रा भी रहेगी, गाड़ी से भी जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। हर की पैड़ी से केदारनाथ जा रही है कि कांग्रेस की यात्रा। मकसद है कि केदारनाथ धाम की जो प्रतिष्ठा है उसकी रक्षा की जाए। आरोप है कि बीजेपी रक्षा नहीं कर पाई। जिस तरह से दिल्ली में केदारनाथ मंदिर या धाम जो भी बना, जो बवेला मचा उसके बाद, और सामने केदारनाथ का उपचुनाव है। राजीव नयन बहुगुणा जी मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहे होंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, गांधीयन हैं विचार से, और जो गांधी जी ने जो पदयात्राएं की थी उसके बाद विनोबा भावे से लेकर के तत्कालिक जो कुछ समय पहले जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा थी, उन सबको देखा समझा, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या वाकई कांग्रेस को पदयात्राओं की बहुत ज़रूरत है। बहुगुणा जी, करण मारा, कांग्रेस के सारे दिग्गज, कल तस्वीरें आपने भी देखी, हर की पैड़ी पर नज़र आए, सब लोग निकले हैं। कहा जा रहा है कि केदारनाथ तक जाएंगे और केदारनाथ धाम की जो प्रतिष्ठा की रक्षा को लेकर के यात्रा है। आपने बहुत सुंदर इस पर एक टिप्पणी की है। मैं चाहूँगा कि आप इस तस्वीर को किस रूप में देखते हैं। देखिए, पदयात्रा का विकल्प या पदयात्रा का रास्ता, पदयात्रा का आयुध जो कांग्रेस ने सोचा है, तो वो मेरे ख्याल से बिल्कुल समीचीन है और अच्छी दिशा पकड़ी है। अब प्रश्न ये है कि वो पदयात्रा कौन सी है? गांधी जी की पदयात्रा है या जो पद के लिए राजनेता करते हैं वो पदयात्रा है? जो गांधी जी की पदयात्रा है वो सात्विक है और वो किसी व्रत की तरह, किसी अनुष्ठान की तरह पवित्र है। उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ संकल्प होते हैं और उसकी शक्ति होती है। जैसे आप यज्ञ करते हैं, अब चाहे यज्ञ मिथक हो, लेकिन जो भी है, जैसे आप यज्ञ करते हैं तो आपको यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन उस यज्ञ की मर्यादाओं को, उसके नियमों का भी आपको पालन करना होता है। अगर नहीं किया तो फिर कहते हैं कि यज्ञ विध्वंस हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। फिर जितना फायदा होना है तो नुकसान भी हो जाता है। तो इसी तरह से जो गांधी जी की पदयात्राएं होती थी, जो कहना चाहिए कि जो कांग्रेस है उसको, उसके आदि पुरुष थे महात्मा गांधी, तो उस तरह की पदयात्राएं अगर करते हैं तो वही फलीभूत है। नहीं तो वही तो सारा, जैसे कांवड़िए चल रहे हैं तो आप भी चल रहे हैं उसी तरह से, इस रूप में मैं देखता हूँ। अब गांधी जी की जो पदयात्रा थी तो उसमें आपको मन, वचन और कर्म से समर्पित होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए, डिटर्मिनेशन आप पे होना चाहिए। तब उसमें ये है कि आपको पीछे बैग में रख के अपने कपड़े भी ले चलने जो आप पहनेंगे, चना चबेना भी साथ में रखना है। साथ में आपने पानी की बोतल नहीं रखनी बिस्लेरी की जहाँ झरने रास्ते में दुनिया भर के हैं वहाँ पानी पीना है। और आपको शहर में नहीं रुकना है, गाँव में रुकना है। अब पदयात्रा का उद्देश्य ही गाँवों से जुड़ना है, क्योंकि गाड़ी से तो आप शहरों में जाते ही हैं, लेकिन जिन गाँवों में सड़क नहीं है या जिन गाँवों में आवागमन के साधन नहीं है, लोग कम जाते हैं, आपने वहाँ अप्रोच करना है। ये पदयात्रा का उद्देश्य है। लेकिन राजनीति में अब ऐसी पदयात्राएं कहाँ होती हैं। वो जो तस्वीरों में तो दिखाई दे रहा है कि सब लोग चल रहे हैं, उनके पास जिस तरह आप कह रहे हैं बिछौना, चना चबेना तो नहीं है, वो तो होटल्स में रुका जाता है, रिजॉर्ट्स में रुका जाता है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस 2014 से लगातार हारती आई है, 14 का लोकसभा चुनाव, 19 का लोकसभा चुनाव, 24 का लोकसभा चुनाव, 17 का विधानसभा चुनाव, 22 का विधानसभा चुनाव, 5 चुनाव हारे, 3 लोकसभा के, 2 विधानसभा के, अब जाकर बद्रीनाथ और मंगलोर का उपचुनाव कांग्रेस ने जीता है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए सही समय है कि अब भी उन नेताओं को गुटबाजी, खेमेबाजी छोड़नी चाहिए, और जिस तरह राहुल गांधी ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यहाँ से उत्तराखंड के गुटबाज नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए। और ये अवसर है जब अयोध्या में बीजेपी हार जाती है फैजाबाद की सीट, फिर बद्रीनाथ उपचुनाव हार जाती है, अब केदारनाथ सामने है। राहुल गांधी ने जो स्पिरिट दिखाई, वही स्पिरिट अगर सब नहीं तो ज़्यादातर कांग्रेसों ने दिखाई होती तो आज परिवेश कुछ और होता, परिस्थिति कुछ और होती। और उत्तराखंड में तो बात कतई भी नहीं है। यहाँ तो मुझे लगता है कि जब तक यहाँ के कांग्रेस के नेताओं की एक पीढ़ी खत्म ना हो जाए या घर ना बैठ जाए, तब तक यहाँ गुटबाजी खत्म होने की मुझे संभावना नज़र आती नहीं है। अब आप उनकी पदयात्रा की बात कर रहे हैं, तो जो आप कह रहे हैं कि आधुनिक समय में वो संभव नहीं है, संभव तो है। उद्देश्य तो तभी पूरा होगा, अन्यथा उस पदयात्रा का कोई फल नहीं निकलेगा। वो केवल एक, जैसे आप रोड शो निकालते हैं तो उसी तरह का होकर रहेगा कि कुछ दूर आप पैदल चल दिए,
या में बैठ लिए। हाँ फिर गाड़ी में बैठ लिए, या आप जो घर में एक्सरसाइज करते हैं, वो पार्क में दौड़ लगाते हैं, पसीना बहाते हैं, तो वही पसीना बहाने वाली बात होगी, उससे फल कुछ नहीं निकलेगा। उसके लिए तो आपको कुछ उद्देश्य अपनाने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। मसलन मैं आपसे कह रहा हूँ कि यही एक संकल्प लेके चले, छोटी सी बात है। गांधी जी ने तो एक मुट्ठी नमक लेके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। बहुत छोटा इशू नमक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमारी आम ज़रूरत की चीज़ों में सबसे छोटी चीज़ है, लेकिन उसी को मुद्दा बना के उन्होंने पूरे महाद्वीप को झकझोर दिया, आलोड़ित कर दिया। तो मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि पानी का ही केवल मुद्दा उठाएं और स्वयं पहले उसका आचरण करें, तो सारे जब बगल में बिस्लरी की बोतल लिए चल रहे हैं। ये ऋषिकेश से लेके और केदारनाथ तक जहाँ जा रहे हैं, वहाँ के सारे नाले, सारे झरने, सारे धारे मिनरल वाटर हैं। और जो आप बोतल का पानी पी रहे हैं वो तो मूर्ख बना के डेड वाटर है वो, बल्कि उसमें और दवाई और मिलाई हुई है, जो कई बार साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। तो आप वो पानी पीना स्वयं छोड़ें और ये मुद्दा उठाएं कि पानी का व्यापार यहाँ बंद हो। ये प्लास्टिक में जो भर के आ रहा है, जो पोल्यूशन कर रहा है और हमसे पैसा ले जा रहे हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं हो पानी की। वो पानी जो भर रहा है बोतल में, उसकी पैकिंग कर रहा है, वो कोई पैसे कुछ नहीं दे रहा है, रॉयल्टी नहीं दे रहा है किसी को, और उत्तराखंड को तो नहीं ही दे रहा है। जहाँ इतनी पवित्र नदियाँ और इतने सुंदर झरने बह रहे हैं, वहाँ आप ये पानी की बोतलें बिकवा रहे हैं ठेठ नीति और माणा तक। तो केवल इसी मुद्दे को उठाएं कि प्लास्टिक की बोतल में जो पानी बिक रहा है वो हम नहीं बिकने देंगे, नहीं बिकेगा। तो यही एक बहुत बड़ी बात होकर रह जाएगी। बद्रीनाथ में बिल्कुल आपने सही कहा, बद्रीनाथ में जिस अंदाज में बीजेपी को कांग्रेस ने हराया है, ये क्या इंडिकेट करता है? सामने केदारनाथ को उपचुनाव है, केदारनाथ जा भी रहे, हालांकि भले करण मारा कह रहे हो कि राजनीतिक नहीं है, लेकिन साफ तौर पर सामने जब उपचुनाव और सीट वेकेंट हो गई है, क्या आपको लगता है बद्रीनाथ में बीजेपी का हार जाना, जहाँ इतना सारा काम प्रधानमंत्री बद्रीनाथ धाम में करा रहे हैं, केदारनाथ धाम में भी काम हो रहा है, केदारनाथ का उपचुनाव सामने है? बद्रीनाथ में कांग्रेस ने नहीं हराया, जनता ने हराया है। कांग्रेस तो वहाँ उसको बेचारे को लावारिस छोड़ के चली गई थी। जो बड़े नेताओं पर मुश्किल एक बार वहाँ गए होंगे शक्ल दिखाने, बाकी तो खुद ही वहाँ घूमता रहा, लखपत बूटाला खुद ही वहाँ घूमता रहा। तो जनता ने हराया है। गणेश गोदियाल तो रहे, गणेश गोदियाल रहे, बेशक वो रहे। गणेश गोदियाल तो शुरू से मन से वहाँ रहे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो जनता ने हराया। इससे सिद्ध होता है कि जब जनता अपनी पर आ जाती है तो फिर आपका धन की शक्ति, सत्ता की शक्ति सारी धरी रह जाती है। और बद्रीनाथ में इसलिए हराया कि उसके दो कारण थे। एक तो जो उम्मीदवार है उसका आपने चरित्र देखा, जो भाजपा का था, वो रात को कांग्रेस के वो कर रहा है और उसको भाजपा को कोस रहा है, अगली सुबह को भाजपा में चला गया। तो इससे जनता ने स्वयं को अपमानित महसूस किया। दूसरा मुझे लगता है कि जनता में ये भी कहीं ना कहीं है, वहाँ के मतदाताओं में ख़ास तौर से, कि एक तरफा जो उसको भाजपा को उत्तराखंड से लोकसभा के चुनाव में हमने 5 सीटें दी हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लिए भी ठीक नहीं है, कोई चुनौती उसको नहीं है। तो एक मुद्दा ये रहा होगा। और मुझे लगता है कि शायद केदारनाथ में भी अगर ये दोनों चीज़ें हावी रही, वहाँ तो खैर दल बदल का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये भावना जो बद्रीनाथ में थी, ये अगर वहाँ जीवित रही और उसको कांग्रेसी लोगों तक पहुँचा सके, खुद पहुँच सकें, तो वहाँ के परिणाम भी उलट पुलट होने में कोई देर नहीं लगी। आखिरी एक सवाल और मैं लूँगा। हरीश रावत ने अभी एक पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि उनको ऐसा एहसास हुआ, ऐसा सपना आया, ऐसा ख्याल आया, कमला हैरिस अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रही तो देवभूमि में कोई बेटी मुख्यमंत्री बने, उनका मेरी बेटी बन सकती है, कोई दलित की बेटी बन सकती है। इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या टिप्पणी है? हरीश रावत जी की माया अपार है, वो कुछ समय से इस तरह के शगुफे छोड़ते रहते हैं, और हो सकता है कि कुछ टेस्ट करने के लिए उन्होंने ऐसा कहा हो, या हो सकता है कि सपने अगर देखना शुरू कर दिया हो, क्योंकि जब आदमी कुछ ज़्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता तो फिर वो सपने देखना शुरू करता है, कल्पना लोक में चला जाता है, नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। तो हो सकता है कि हरीश रावत जी को भी ऐसे अब दिवस स्वप्न आने लगे हों, और कमला हैरिस से वो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए। तो ये तो उनका व्यक्तिगत तो है, और उनको इतने सीनियर नेता को ऐसी हास्यास्पद बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए, और अगर देख लिया तो सपने को छुपाना चाहिए, बाहर नहीं बताना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर के हम कोशिश करेंगे द न्यूज़ अड्डा पर हर हफ्ते राजीव नयन बहुगुणा जी से जो सामयिक विषय होते हैं उन पर उनकी टिप्पणी लें। हालांकि राजीव नयन बहुगुणा जी आयावर स्वभाव के हैं, वो पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में घूमते रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे शनय शनय हर हफ्ते में एक टिप्पणी उनकी द न्यूज़ अड्डा पर हमारे तमाम जो मित्रों तक पहुंचे, ताकि वो क्या सोचते हैं, जो सामयिक मुद्दे होते हैं, जो प्रासंगिक मुद्दे होते हैं उत्तराखंड, उन पे उनकी क्या टिप्पणी रहेगी हम लेकर के आया करेंगे। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।